आज मैं आपको अपनी सच्ची मोहब्बत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मोहब्बत सच्ची हो और दिल से की जाए तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। मेरी माँ ने मेरी शादी एक 16 साल के लड़के से ज़बरदस्ती तय कर दी, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं इस बच्चे को बेहोशी की दवा देकर रोज़ अपने आशिक को बुला लिया करूँगी। लेकिन इस समय मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब कमरे में आते ही उसने मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती। ये भी कहा जा सकता है कि मोहब्बत कोई आम चीज़ नहीं होती जो हर इंसान को मिल जाए। मुझे भी एक इंसान से मोहब्बत हो गई थी। उसके लिए मैं अपनी जान और अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थी। अपने माता पिता, अपने ख़ानदान वालों से सबसे लड़ी थी। अपने माँ बाप को ये सब बताने के बाद मैं उनकी नज़रों में गिर चुकी थी। लेकिन मुझे पता था कि मेरी मोहब्बत मेरे दिल में भगवान ने डाली है। अगर भगवान ने इसको मेरे नसीब में लिखा है तो ये मुझे मिल जाएगा, और अगर ये मुझे नहीं मिला तो भगवान ने इसे मेरे नसीब में लिखा ही नहीं है। हम खुद से अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि सब नसीब के खेल होते हैं। मेरा नाम शीला है। हम 4 भाई बहन थे। मुझे अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए था। मैं एक गरीब घर की लड़की थी, जहाँ एक वक्त का खाना खाने के बाद दूसरे वक्त का खाना खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। हमारा घर भी बहुत छोटा था और वो काफ़ी टूटा हुआ था, लेकिन मेरे बाबा को कोई परवाह नहीं थी। हमारे साथ हमारी चाची भी रहती थी। मेरी माँ और मेरी चाची में आए दिन झगड़े होते रहते थे। ना कभी मेरी माँ और चाची की बनी और ना ही कभी हम बहन भाइयों की हमारी चाची के बच्चों से बनी। मेरी बड़ी बहन की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके लिए रिश्ते तो आते थे, लेकिन सबको ढेर सारा दहेज चाहिए होता था। लेकिन हम गरीबों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी माँ से कहा, आपको क्या ज़रूरत है बड़े घर में दीदी का रिश्ता तय करने की? आप किसी हमारे जैसे ही घर में उनकी शादी कर दीजिए। लेकिन मेरी माँ का कहना था, अगर वो मेरी बहन की शादी बड़े घर में करेंगी तो वहाँ उनकी बेटियाँ खुश रहेंगी। उन्हें किसी भी बात के लिए सोचना समझना नहीं पड़ेगा। मेरी माँ कहती थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी ख्वाहिशों को मार दिया, लेकिन मैं अपनी बेटियों के साथ ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अभी पढ़ रही थी और साथ में कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उसी समय मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई और वो मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर आ गया, लेकिन मेरी माँ ने उसको मना कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की अपने घर वालों को समझाने की, पर उन्होंने मुझे धमकियां देना शुरू कर दी। मजबूर होकर मैंने उस लड़के देव से कहा, जिससे मैं मोहब्बत करती थी, कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। पर उसने मुझसे कहा कि तुम एक शरीफ घर की लड़की हो, ऐसी बात तो तुम्हें अपनी ज़ुबान पर भी नहीं लानी चाहिए। अगर भगवान ने हमारा मिलन लिखा होगा तो ये दुनिया कितना भी हमें जुदा करने की कोशिश कर ले, मगर हम मिलकर ही रहेंगे। लेकिन हम कोई गलत कदम कभी नहीं उठाएंगे। तुम हमेशा वही करना जो तुम्हारे माता पिता चाहें। उनकी इज्जत को नीलाम मत करना। मैं दिन रात भगवान से उस लड़के के लिए दुआ करती। तभी एक दिन मेरी माँ ने अचानक मेरी शादी एक 16 साल के लड़के से ज़बरदस्ती तय कर दी। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं इस कम उम्र के लड़के को रोज़ाना बेहोशी की दवा देकर अपने आशिक को बुला लिया करूँगी। लेकिन उस समय मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब कमरे में आते ही मैंने उस बच्चे को देखा। मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि कमरे में वो लड़का नहीं आया था जिससे मेरी माँ ने मेरी शादी की थी, बल्कि मेरे कमरे में वो लड़का आया था जिससे मैं मोहब्बत करती थी। मैंने उससे कहा, देव, तुम यहाँ क्यों आए हो? जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम नहीं आए। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। उसने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, सब सो चुके हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा। फिर वो मेरी तरफ मोहब्बत से देखने लगा और कहने लगा, आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। मैं भी उसकी तरफ देखने लगी। एक तरफ जहाँ मुझे खुशी हो रही थी, दूसरी तरफ अफसोस भी हो रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी, अगर मैं ये शादी ना करती तो मेरी माँ मर जाती। मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी इस लड़के से कर दी, वरना भगवान जानता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर आज भी तुम मुझसे कहो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे ऐसी नज़रों से मत देखो, मैं बेवफा नहीं हूँ। मैं अपने घर वालों के आगे मजबूर थी।
अगर मैं उनका कहना नहीं मानती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। मुझे अपनी बहनों की खातिर ये शादी करनी पड़ी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी बहनें कुंवारी रह जाती। मैंने सुना है मेरे माँ बाप को मेरी ससुराल वालों ने बहुत सारा पैसा दिया है, जिससे वो मेरी और बहनों की भी शादी कर सकते हैं। लेकिन तुम तो जानते हो कि मुझे पैसा नहीं, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए थी। तुम मुझे इतने सालों से जानते हो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो दौलत के लालच में आकर तुम्हें धोखा दे दे। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि मैं अपने प्यार को खो चुकी थी, और अपने प्यार को खो देना कोई आसान बात नहीं होती। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। देव ने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मुझे यकीन नहीं आया। मैं हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगी। उसने मुझसे कहा कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सब सच है। मैं ही तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। मैं तो ये सब सुनकर शॉक्ड रह गई थी। भला ये सब कैसे हुआ? देव जो मेरा पति था उसने मुझे बताया। ये एक लंबी कहानी है। जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरी माँ की और मेरे पिताजी की कभी आपस में नहीं बनी। मैंने बचपन से ही दोनों को लड़ते देखा। मैं अपनी माँ के लिए बहुत रोता था, उन्हें बहुत याद करता था, लेकिन उन्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। पिताजी मुझसे कहते थे कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, तुम उसके लिए रोया मत करो। अगर उसे तुम्हारी ज़रूरत होती तो वो कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। कुछ समय बाद ही माँ ने पिताजी से डिवोर्स ले ली और वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। माँ ने एक बार भी मुझे अपने साथ ले जाने के बारे में नहीं कहा था। उल्टा पिताजी को बोला कि तुम्हारा बेटा है, तुम ही इसे संभालो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा होकर तुम्हारी तरह ही निकलेगा, जिसे औरतों की आज़ादी बर्दाश्त नहीं होगी। माँ की ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया था। कभी कभी माँ मुझे फ़ोन करती बात करने के लिए, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करता था। फिर एक दिन मुझे पिताजी ने बताया कि तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, और जिससे शादी की है वो आदमी करोड़पति है। वो उसी के साथ लंदन में शिफ्ट हो गई। अब तुम ऐसी औरत के लिए बिल्कुल भी मत रोना जिसके लिए पैसा ही सब कुछ हो। उस औरत को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। अब हमारे घर में मेरी बुआ अपने पति और बच्चों के साथ आकर रहने लगी। पिताजी को भी उनके आने पर कोई एतराज़ नहीं था। मुझे उन लोगों का हमारे घर में आना अच्छा नहीं लगा। अब मुझे अकेले रहना पसंद था। मैं नहीं चाहता था मेरे घर में कोई शोर शराबा हो। समय के साथ साथ मेरे पिताजी के कारोबार में भी तरक्की हो गई और हमारा स्टेटस भी चेंज हो गया। जिस दौलत के लिए मेरी माँ मुझे छोड़कर गई थी, पिताजी ने दिन रात मेहनत करके सब कुछ कमा लिया था। मैं स्कूल से आता तो सीधा अपने कमरे में चला जाता। मेरे पीछे पीछे मेरी बुआ मेरे लिए खाना लेकर आती और कभी कभी उनकी बेटी भी मेरे पास आकर बैठ जाती थी। तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे मेरी बुआ का कमरे में आना अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए मैंने उनसे एक दिन मना कर दिया। लेकिन मेरी बुआ ने मुझसे कहा कि तुम्हारी माँ तो दूसरी शादी करके विदेश चली गई, अब तुम्हें तो किसी न किसी को संभालना ही होगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारी खातिर ही इस घर में आई हूँ, वरना आज के समय में कौन किसी का सोचता है। उनकी ये बात सुनकर मैं खामोश हो जाता। पिताजी ने भी अभी तक दूसरी शादी नहीं की थी। मैं अपने पिताजी से कहता कि आप भी दूसरी शादी कर लीजिए, तो वो मुझसे कहते कि मुझे औरत जात पर भरोसा नहीं करना। पिताजी की ये बात सुनकर मैं खुश हो जाता और सोचने लगता कि पिताजी मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं कर रहे। शायद पिताजी मेरा प्यार बांटना नहीं चाहते। कुछ ही साल गुजरे थे, मेरे पिताजी ने भी दूसरी शादी कर ली। अब मैं बड़ा हो गया था और कॉलेज जाने लगा था। मैं कॉलेज से घर आया तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी दूल्हा बने बैठे थे। उनके गले में हार पड़े थे और उनकी बराबर में एक औरत बैठी थी। मेरी बुआ मुंह बनाए खड़ी थी और उनके पति का मूड भी कुछ अच्छा नहीं था। पिताजी ने मुझसे कहा कि देखो बेटा, तुम कहते थे ना कि दूसरी शादी कर लो, तो आज मैंने दूसरी शादी कर ली। आखिर मैं भी कब तक अकेले जिंदगी जीता। मैंने पिताजी से कहा कि अगर आपको शादी करनी ही थी तो आपने पहले क्यों नहीं की? इस उम्र में आकर आपने शादी क्यों की? पिताजी ने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है कि शादी क्यों की? क्या मैं तुम्हारी खातिर पूरी जिंदगी ऐसे ही रहता? कल को तुम भी शादी करके अपने बीवी बच्चों में मगन हो जाओगे। शायद तुम्हें भी मेरी फिक्र न रहे। वैसे भी आज के ज़माने में माँ बाप को पूछता ही कौन है। मैं उसी समय घर से बाहर चला गया। माता पिता तो औलाद के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं।
उनकी कमी तो कभी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मैं बहुत देर तक सड़कों पर ऐसे ही घूमता रहा। देर रात जब मैं अपने घर पहुंचा, मैंने देखा कि कोई चोरी चोरी हमारे घर में घुस रहा है। वो मेरी दूसरी माँ के कमरे में गया था। मैं भी उसका पीछा करने लगा। मुझे लगा कि शायद कोई चोर है। माँ के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो मुझे उनकी बातें करने की आवाज़ आई। वो मेरी माँ का दोस्त था। वो उस आदमी से छुपकर बातें कर रही थी। कह रही थी कि कुछ दिन की बात है, मैं अपने पति के रिश्तेदार और बेटे को इस घर से निकाल दूंगी। ये सारी दौलत हमारी होगी। और वो दोनों बहुत हंस रहे थे। मैंने सोचा कि जाकर उनकी खबर लेता हूँ। मैं मुड़ा तो अचानक मेरी नज़र मेरी बुआ पर चली गई। वो रात को इस समय घर से बाहर जा रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि वो इस समय घर से बाहर क्यों जा रही हैं। घर की औरतों को क्या हो गया था। एक छुपकर बंद कमरे में गैर मर्द से हंस हंस कर बातें कर रही थी और दूसरी रात के इस समय घर से छुपकर बाहर जा रही थी। मेरी बुआ चाहती थी कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं ताकि मेरी सारी दौलत उनकी हो जाए, और उनकी बेटी जो मुझसे नहीं मेरी दौलत से मोहब्बत करती थी। और ये सब देखकर मेरा दिल बहुत ख़राब हो चुका था। मैं अपने पिताजी से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ था। एक तो उन्होंने इस उम्र में शादी कर ली थी और शादी भी ऐसी औरत से की थी जो उनके काबिल नहीं थी। मैंने रात का सारा किस्सा पिताजी को बताया। उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा कि सब औरतें तुम्हारी माँ के जैसी नहीं होती। इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने उनसे कहा, आप क्यों हर बार तुम्हारी माँ करते रहते हैं? मैंने खुद उसे अपनी माँ नहीं बनाया। आपने खुद अपनी मर्जी से उस औरत से शादी की थी और उस औरत के लिए पूरे ख़ानदान को छोड़ दिया था। अब तो आपने भी दूसरी शादी कर ली है। दोनों ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। मैं तो आप दोनों की ज़िंदगियों में हूँ ही नहीं। आप लोगों के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। पिताजी ने कहा कि तुम भी अपनी शादी कर लो। कल को तुम्हारे भी बीवी बच्चे होंगे तो तुम्हें रिश्तों की समझ आ जाएगी। तुम्हारी बुआ की बेटी बहुत अच्छी है। उसने सारा घर संभाल रखा है। तुम उसके साथ खुश रहोगे। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जिसे मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार हो। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो सिर्फ मुझे चाहे। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। मैं बहुत अकेला फील कर रहा था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। मेरी दूसरी माँ मुझसे कहती थी कि जाओ अपने आप को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा लो। मेरी दूसरी माँ मेरे पिताजी के सामने मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी। मेरी सगी माँ भी अपने बच्चों में बिजी थी। अब तो वो मुझे फ़ोन भी नहीं करती थी। मेरे पिताजी मेरा रिश्ता अपने दोस्त की बेटी से तय कर रहे थे। वो लोग मेरे घर के नीचे लॉन्च में बैठे थे। उसी समय मेरी बुआ की बेटी मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, देव, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम ये घर बार छोड़कर चले जाएंगे। हम अलग घर में रहेंगे। मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा क्योंकि पिताजी तो मुझे इस घर से निकाल देंगे। वो हैरान हो गई और मुझसे कहने लगी कि मैं सोचकर बताती हूँ। मुझे उस पर हंसी आने लगी क्योंकि अगर उसे मुझसे मोहब्बत होती तो उसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी समय मेरी बुआ ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और शोर मचाने लगी। शोर सुनकर पिताजी और मेहमान भी ऊपर आ गए। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। किसी ने भी ये बात नोटिस नहीं की। फूफा जी बाहर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे। मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो हो रहा था। जब फूफा जी ने दरवाज़ा तोड़ दिया और वो अंदर आए तो उन्होंने अपनी बेटी के मुंह पर एक थप्पड़ मारा। पर बुआ ने कहा कि बेटी को क्यों मार रहे हो? इस लड़के से पूछो जिसने मेरी बेटी को बहलाकर अपने कमरे में बुलाया था। जब इसको मेरी बेटी से शादी ही नहीं करनी थी तो क्यों उसने उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर रखा था। पिताजी के दोस्त जो घर पर आए हुए थे वो पिताजी को बुरा भला कहने लगे और हमारे घर से चले गए। पिताजी ने मेरे ज़ोर से थप्पड़ मारा। मैंने पिताजी को कहा कि सब कुछ झूठ है। मैंने अपनी बुआ की बेटी से कहा कि तुम तो सब कुछ जानती हो ना, तुम पिताजी को बताओ कि सच क्या है। उसने भी कहा कि देव, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझसे पहले मोहब्बत के वादे किए और अब इनकार कर रहे हो। तुमने मुझे खुद ही अपने कमरे में बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। उसने पिताजी से कहा कि मैं देव के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ,
लेकिन अब ये मुझसे कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाकर ये बच्चा गिरा दूं। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं पिताजी को बार बार बता रहा था कि ये सब कुछ सच नहीं है, लेकिन उन्हें तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं आया। वो मुझे बुरा भला कह रहे थे कि मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं की थी। तभी मेरे फूफा कहने लगे, अभी अपने बेटे की शादी मेरी बेटी के साथ करवा दो, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। पिताजी ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। वो मुझे धक्के मारकर घर से निकालने लगे। उन्हें मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिख रही थी, जबकि वो मुझे बहुत अच्छे से जानते थे कि मुझे औरतों से कितनी नफरत है। मैं तो अभी शादी भी नहीं करना चाहता था। पिताजी के जिद करने पर भी कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरी दौलत से नहीं। उस रात मैं खाली हाथ अपने घर से हमेशा के लिए निकल गया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं था जिसके पास मैं चला जाता। थककर मैं वहीं सड़क पर बैठा था और सोचने लगा कि पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मुझे अपने पिताजी का यूं बदलता हुआ अंदाज देखकर बहुत अफसोस हुआ था। मैं अपने पिताजी से बहुत मोहब्बत करता था, पर उन्होंने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया और अपने ही सगे बेटे को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैं गुस्से में घर से ऐसे ही आ गया था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं वहीं सड़क के किनारे एक बेंच पर लेटे लेटे सो गया। सुबह ट्रैफिक की आवाज़ से मेरी आंख खुली। बच्चे अपनी माँ के साथ स्कूल जा रहे थे। मैं सोचने लगा कि मेरी माँ भी ऐसे ही मुझे स्कूल छोड़ने जाती होगी, लेकिन मेरी माँ तो मुझे बहुत छोटी उम्र में ही छोड़कर चली गई थी। मुझे बचपन से ही अपनी माँ का प्यार नहीं मिला था। काश मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही स्कूल छोड़ने जाती, मेरे पीछे पीछे भागती। ये सब कुछ सोचकर मेरी आंखें नम होने लगी थीं कि अचानक मैंने इधर उधर देखा तो मैं अपने घर से बहुत दूर निकल आया था। मैं अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आया था। मेरा मोबाइल भी घर पर ही रह गया था। मैं अपने गले में एक चेन पहने हुए था। उसको बेचकर मैं एक होटल में खाना खाने चला गया। खाना खाने के बाद जब मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले तो मेरी जेब में पैसे नहीं थे। मैंने खुद अपनी जेब में पैसे रखे थे। वेटर मुझे सर से पैर तक घूर रहा था। मुझे वहाँ सब लोगों के सामने बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। शोर सुनकर एक लड़की आई और उसने मेरे पैसे दे दिए। मैं उस वेटर से कह रहा था कि मेरे पैसे चोरी हो गए, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। उस लड़की ने मेरा बिल दिया और जाने लगी। मैं भी उसके पीछे चला गया और उस लड़की से पूछा कि तुमने मेरे पैसे क्यों दिए? तो वो कहने लगी कि इंसानियत के नाते मुझे तुम एक शरीफ लड़के लगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे पैसे दे दिए। मैंने उस लड़की से कहा कि मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। लेकिन उस लड़की ने कहा, मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है, अब मुझे अपने पैसे वापस नहीं चाहिए। वैसे भी आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली थी। मैं अपनी पसंद का खाना खाना चाहती थी। तुम क्या जानो, मेहनत से पैसे कमाना आसान नहीं होता। उसने मुझे अपना नंबर नहीं दिया और वहाँ से चली गई। 2-3 दिन में ऐसे ही सड़कों पर इधर उधर घूमता रहा। कुछ दिनों बाद फिर मुझे वो लड़की दोबारा मिली। मैंने उससे कहा, अब मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा क्योंकि मुझे एक दुकान में नौकरी मिल गई है। लेकिन उसने मुझसे कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो उस लड़की से ही करूंगा। मैं उसका पीछा करने लगा। वो लड़की एक मोहल्ले में रहती थी। अब मैं रोज़ ही उस लड़की के घर के पास जाकर खड़ा हो जाता था। उसके घर से लड़ाई की आवाज़ें आती रहती थीं। मुझे अपनी माँ के बाद जिस लड़की से मोहब्बत हुई थी वो ये लड़की शीला थी। पिताजी ने मुझे ढूंढ लिया और घर वापस ले गए। मैंने भी पिताजी से कह दिया कि मैं शीला से ही शादी करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और तुम्हें गलत समझा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी बुआ और फूफा इतना गिर सकते हैं मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। एक बार फिर मुझे एक औरत ने धोखा दिया। जिस औरत से मैंने दूसरी शादी की थी वो मुझे दौलत के लिए छोड़कर चली गई। अगर वक्त रहते मुझे उस औरत की सच्चाई पता नहीं चलती तो शायद आज हम सड़क पर होते। वो तो मेरा सब कुछ लूट कर ले गई होती। तुम्हारी बुआ को भी मैंने घर से निकाल दिया है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि हम बाप बेटों की जिंदगी में कोई औरत नहीं आएगी। मैंने पिताजी से कहा कि मैं शीला से बहुत मोहब्बत करता हूँ।
वो बहुत अच्छी लड़की है, आप एक बार उससे मिल तो लीजिए पिताजी। पिताजी ने कहा कि हो सकता है वो भी दौलत के लालच में तुमसे शादी करना चाहती हो और शादी के बाद तुम्हारी सारी दौलत लेकर अपने आशिक के साथ भाग जाए, फिर तुम क्या करोगे? मैंने पिताजी से कहा कि मैं पहले उस लड़की को आजमा लूँगा, फिर उससे शादी करूँगा। मैं वापस उस मोहल्ले में चला गया और शीला से कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बहुत समय लगा उसको मनाने में, फिर भी वो मुझसे मोहब्बत करने लगी। शीला ने मुझसे कहा कि मुझे मोहब्बत और इज्जत के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, पर मैं इतनी जल्दी उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैंने उससे कहा कि मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, मेरे माँ बाप बीमार रहते हैं, मैं थोड़ा बहुत जितना भी कमाता हूँ उनकी दवाई में लग जाता है, मैं तुम्हें कभी बहुत सारा पैसा नहीं दे सकता। लेकिन उसने मुझसे कहा कि हम दोनों मिलकर नौकरी करेंगे और अपना घर चला लेंगे, तुम फिक्र मत करो, जो भी होगा हम मिल बांट कर खा लेंगे। मुझे बस तुमसे इज्जत और मोहब्बत चाहिए, बदले में मैं तुम्हें वफा और तुम्हारा साथ दूंगी। उसकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया था। वो बहुत अच्छी लड़की थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो उसने अपने जुड़े हुए पैसे निकाल कर मुझे दे दिए। एक बार भी नहीं सोचा, वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मेरी माँ मेरी ज़बरदस्ती शादी करना चाहती है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं उसके कहने पर उसके घर रिश्ता लेकर चला गया। उसकी माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया, कहने लगी कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम जैसे गरीब लड़के से कभी भी नहीं करूँगी। मैं उसके घर से वापस आ गया। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि मैं तो अमीर ख़ानदान का इकलौता लड़का था। शीला मेरे पास आई और रोने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगी, हम भागकर शादी कर लेते हैं। जब मैंने ये सब कुछ पिताजी को बताया तो पिताजी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, अब उस लड़की को मैं आजमाऊंगा। पिताजी तुम्हारे घर चले गए, तुम्हारी माँ से कहा कि वो तुम्हारे घर के हालात बदल देंगे और उनके बेटे को नौकरी देंगे, उनकी बेटियों की शादी करवाएंगे, वो उनके घर की सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे। लेकिन उनकी एक शर्त है, मेरे बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो 16 साल का है, मुझे उसकी आपकी बेटी से शादी करनी है। ये बात सुनकर उसकी माँ मान गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब पिताजी ने मुझे घर आकर बताया कि उस लड़की ने दौलत के लालच में शादी के लिए हाँ कर दी। बेटा, मोहब्बत से कभी किसी का पेट नहीं भरता। उस दिन मैं दूसरी बार रोया था, पहले अपनी माँ के लिए और दूसरी बार मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसके लिए। कुछ दिनों बाद तुम मुझसे मिलने आई। मैं अपने घर के बाहर खड़ा था, लेकिन तुम नहीं जानती थी कि ये मेरा घर है। जो मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं इस घर में नौकरी करता हूँ, तुमने मुझसे कहा कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। मेरी माँ दौलत के लालच में मेरी एक 16 साल के लड़के से शादी कर रही है। मुझे दौलत नहीं चाहिए और ना ही बड़ा घर चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगे? तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। पिताजी ने भी हमारी सारी बातें सुन ली थीं, पर मैं उस दिन आ नहीं सका और तुमने मजबूरी में उस लड़के से शादी कर ली। तुम मुझे फ़ोन करती रही, मैसेज करती रही। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। तुमसे मुझे पहली बार मोहब्बत हुई थी और तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। यहाँ मेरे घर में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, कभी भी तुम्हें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। तुम कभी मेरे साथ बेवफाई मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना। मेरा पति मेरा हाथ पकड़कर ये सब बातें कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मैं अपनी किस्मत पर हैरान थी, जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी जिसने मुझे इतना कुछ दे दिया था। मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था। मेरी बहनों की शादी भी अच्छी जगह पर हो गई थी। मेरे भाई की नौकरी लग गई थी। मेरी माँ भी बहुत खुश थी। मेरी शादी को अब 5 साल हो चुके थे और हमारे 2 बच्चे थे। मैं अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। दौलत सब कुछ नहीं होती। जिंदगी जीने के लिए मोहब्बत की ज़रूरत होती है और एक अच्छे साथी का मिल जाना भगवान के कर्म की बात होती है। जो लोग सच्ची मोहब्बत छोड़कर दौलत के पीछे भागते हैं, उन्हें दौलत तो मिल जाती है, लेकिन कोई मोहब्बत करने वाला नहीं मिलता। दौलत को छोड़कर मोहब्बत की कद्र करना सीखो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।
मेरा नाम अनीता है। ये बात जब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद मेरा पति अमेरिका चला गया तो मुझे रात को डर लगता था। मैं अपनी कुंवारी ननंद को अपने पास सुला लेती थी, लेकिन लाइट बंद होते ही मुझे कुछ ठंडा ठंडा सा महसूस होता। एक रात डर की वजह से मैंने लाइट जलाई तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि हमेशा से ही मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में पली बड़ी थी और एक भरे पूरे घर में रहने की आदी थी। हमारे छोटे से घर में भी सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। ऐसे घर में तन्हाई और अकेलेपन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में मैं विदा होकर एक बहुत बड़े बंगले में आ गई, जहां मेरे और मेरे पति के अलावा सिर्फ एक सास और ननंद ही रहती थी। शादी के शुरू के दिनों में तो मुझे उस बंगले में वहशत सी महसूस होती थी, क्योंकि वहां हर वक्त एक खामोशी सी छाई रहती थी। मेरी ननंद सुबह होते ही कॉलेज चली जाती और फिर दोपहर को वापस लौटती थी। मेरी सास सारा दिन अपने कमरे को अंदर से बंद करके टीवी देखती रहती थी और मेरा पति परदेश से कुछ दिनों के लिए वापस आया हुआ था। वो अपने दोस्तों से मुलाकातें करने में इतना व्यस्त था, क्योंकि उसकी वापसी के दिन करीब आ रहे थे। घर में 4 नौकरानियां भी मौजूद थीं, जो सारा दिन काम करती और फिर शाम को अपने घर को वापस लौट जाती थीं। जब मेरी शादी अनिल से हो रही थी तो मेरे ख़ानदान वाले मुझे बहुत खुशकिस्मत समझ रहे थे और कह रहे थे, तुम बहुत नसीब वाली हो जिसकी शादी अनिल जैसे लड़के से हो रही है। वो बहुत अच्छा कमाता है और उसका बहुत बड़ा घर है। उस घर में तुम हमेशा रानी बनकर रहा करोगी। और मैं भी मन ही मन ये सोचकर खुश होती थी, अच्छा है, मुझे इस शोर शराबे से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी शांति में रहना चाहती थी। अनिल अमेरिका में बहुत ही बेहतरीन नौकरी करते थे और वो यहाँ कुछ दिनों की छुट्टियों पर आते थे। जब उनको मैं एक शादी में मिली थी, मुझे देखते ही उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था और अपनी माँ से कहकर मेरे लिए मेरे घर पर रिश्ता भेज दिया था। अनिल के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनकी नौकरी भी बहुत अच्छी थी और ख़ानदान भी। वो खुद भी देखने में बहुत स्मार्ट और हैंडसम थे और वो बहुत खुश मिजाज और नरम दिल के इंसान थे। इसीलिए मेरे पिता ने फ़ौरन ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी। घर में मौजूद मेरे सारे ही कज़िन मेरी खुशकिस्मती पर हैरान थे। मैं कोई बहुत खूबसूरत लड़की नहीं थी, लेकिन ना जाने अनिल को मुझ में ऐसी कौन सी बात नज़र आ गई थी कि वो पहली ही नज़र में मुझ पर अपना दिल हार बैठे थे। एक छोटी सी रस्म के बाद हम दोनों की शादी 1 महीने के अंदर हो गई। दोनों परिवार ही हर बात पर राज़ी हो गए थे, इसीलिए शादी जल्दी करने में किसी को भी परेशानी नहीं थी। वो कहते हैं ना, पैसा फेंक तमाशा देख। बिल्कुल ऐसे ही मेरे पिता ने भी पैसे के बल पर सारे इंतज़ाम जल्दी जल्दी कर लिए थे। मैं अपने माता पिता की बड़ी बेटी थी, इसीलिए किसी चीज़ में कोई भी कमी नहीं रखी और मेरे माता पिता ने दिल खोल कर मेरी शादी की और पैसा पानी की तरह बहा दिया। अनिल भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसीलिए उन्होंने भी शादी की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और मेरे लिए एक से बढ़कर एक कपड़े और जेवर लेकर आए थे। अपनी बारात वाले दिन मैं दुल्हन बनी बहुत ही अच्छी लग रही थी। फेरों के बाद जब अनिल को और मुझे एक साथ बैठाया गया तो हर किसी ने ही हमारी जोड़ी की तारीफ की और कहा चांद सूरज की जोड़ी है, और बहुत सी दुआएं भी दी। मैं विदा होकर अनिल के घर आई तो इतना बड़ा बंगला देखकर हैरान रह गई। मेरा और अनिल का कमरा ही मेरे आधे घर के बराबर था। कमरे को असली फूलों से सजाया गया था और कीमती फर्नीचर से उस कमरे में अलग ही रौनक आ रही थी। लेकिन इन सब से भी कहीं ज़्यादा कीमती चीज़ जो मेरे नज़दीक बहुत ही ख़ास थी, वो अनिल की मोहब्बत थी। शादी की रात अनिल ने मुझसे अपनी मोहब्बत का बहुत ही बेचैन शब्दों में इजहार किया था। मैं हैरान रह गई थी कि वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करता था। अनिल के शब्दों में मेरे लिए तो इतनी इज्जत थी, वो मेरी आने वाली ज़िंदगी का सहारा थी। शादी के बाद अनिल के पास 1 महीने की छुट्टियां थी और 1 हफ्ता तो उन्होंने पूरी तरह मेरे साथ ही गुजारा था। ये 1 हफ्ता किस तरह गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे कल ही तो हमारी शादी हुई है। अनिल हर वक्त मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते और मेरी मोहब्बत के गुण गाते। 1 हफ्ते बाद अनिल कहने लगे कि वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मुझे मिलवाना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो 2 साल के लिए अमेरिका चले जाएंगे।
इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं और अनिल कुछ ही वक्त के लिए साथ हैं और फिर हमारे दरमियान जुदाई आने वाली है। अनिल के जाने का सोचकर मैं घबरा गई थी। मेरी सास और ननंद ने मुझे ज़्यादा वक्त नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने मुझे और अनिल को एक साथ वक्त गुजारने का मौका दिया था। ये उनकी बहुत बड़ी अच्छाई थी। जबकि उनका बेटा भी इतने सालों में घर वापस आया था, उनका भी मन होता होगा उसके साथ समय बिताने का, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर हम दोनों को ही एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका दिया। सारा समय अनिल के साथ ही होती थी, इसीलिए मुझे अपनी ननंद से दोस्ती करने का मौका भी नहीं मिला। वैसे भी वो अपनी पढ़ाई में बहुत बिजी रहती थी और मैं ये सोचकर ही परेशान हो रही थी कि अनिल के जाने के बाद मैं इतने बड़े घर में क्या करूँगी। अनिल सुबह होते ही अपने दोस्तों के साथ निकल जाते और मैं सारा दिन बंगले में यहाँ से वहाँ फिरती रहती। थोड़े ही दिनों में मैं जान गई थी कि मेरी सास को अकेले बैठकर टीवी देखने का बहुत ही शौक था। वो सारा दिन तेज़ आवाज़ में टीवी देखा करती थी। दिन बहुत ही तेज़ी से गुजर रहे थे और अनिल के वापस जाने का समय करीब आ गया था। अनिल के बगैर रहने का सोच कर ही मैं कांप जाती थी और अनिल मुझे समझा रहे थे कि वो जल्दी मुझे भी अपने पास बुला लेंगे। मुझे अनिल की उस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आता था, क्योंकि परदेश में रहने वाले लोग अपनी पत्नियों को अपने माँ बाप के हवाले ही छोड़ देते हैं। मुझे भी यही लगता था कि अनिल कभी मुझे अपने पास नहीं बुलाएंगे। अब अनिल के जाने का वक्त आ गया था। जब मैं अपनी सास और ननंद के साथ घर वापस आ रही थी तो मेरी आंखों में नमी थी। मेरी सास ने मेरी उदासी को महसूस करते हुए कहा, अनीता, कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके चली जाओ ताकि वहाँ तुम्हारा दिल लग जाएगा। अपनी सास की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। ऐसा सोच तो मैं भी रही थी, लेकिन कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मेरी सास ये ना सोचे। अपने पति के जाते ही मैं मायके की तरफ दौड़ गई। मेरी सास ने खुद ही ड्राइवर को कहकर गाड़ी का रुख मेरे मायके की तरफ मुड़वा दिया था। अपने घर आकर मैं बहुत खुश थी और अपने कज़िन के साथ मेरा दिल लग गया था। अनिल ने भी अमेरिका पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और इस बात का यकीन दिलाया था कि जल्दी से वो मुझे अमेरिका बुलवा लेंगे। वो कह रहे थे कि उनके लिए भी मेरे बगैर एक पल गुजारना मुमकिन नहीं रहा। उनसे भी अब मेरे बिना नहीं रहा जाता। वो जिस तरह मोहब्बत से मुझसे कह रहे थे, मुझे यकीन आने लगा था कि जल्द ही मैं भी कुछ समय बाद उनके साथ होंगी। मुझे मायके में रहते हुए एक हफ्ता हो चुका था और मेरी माँ चाहती थी कि अब मैं वापस अपने ससुराल चली जाऊं। वो बार बार कह रही थी कि अगर तुम्हारी सास ने तुम्हें खुशी खुशी यहाँ छोड़ दिया तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम मायके में ही रहने लगो। तुम्हारा घर अब वो है और तुम्हें वापस अपने घर पर जाना होगा। माँ की बात सुनकर मेरा मुंह लटक गया था। मेरे ससुराल में कोई भी नहीं था। मैं वहाँ सारा वक्त अकेले क्या करती, लेकिन माँ मेरी ये बात समझने को तैयार ही नहीं थी। मजबूरन मैंने अपने पिता से कहा कि रात को वो मुझे मेरी ससुराल छोड़ आएं और मैं अपने पिता के साथ वापस अपने ससुराल आ गई थी। सारा बंगला खाली पड़ा हुआ था। मेरी सास और ननंद अपने अपने कमरे में थीं। मैंने अपनी सास के कमरे में जाकर उन्हें अपने आने के बारे में बताया तो वो मुझे देखकर खुश हो गईं और कहने लगी कि अभी तुम जाओ और सो जाओ, सुबह नाश्ते के टेबल पर मिलते हैं। वो तो टीवी में कोई फिल्म देखने में पूरी तरह से मगन थी और उन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी भी नहीं लग रही थी। मैं एक नज़र उन पर डालकर उनके कमरे से बाहर निकल आई और अपने कमरे में आकर बैठ गई। लेकिन थोड़ी ही देर में मेरा दिल अजीब सा होने लगा। घर में छाया हुआ सन्नाटा मुझे वहशतनाक लग रहा था। अकेले ही अकेले मुझे डर लग रहा था। मैं अकेली थी और आज मुझे पता चला था कि मुझे अकेलेपन से डर लगता था। मेरे मायके में तो अपने कमरे में बैठकर ही बाहर से आने वाली आवाज़ों से मेरी जान नहीं छूटती थी। कभी मेरे भाई बहनों का झगड़ा हो रहा होता था तो कभी चाची हंस हंस कर चाचा को दिन भर के किस्से सुना रही होती थी। वो आवाज़ें जो कभी मुझे परेशान करती थीं, आज मुझे उन आवाज़ों की कमी महसूस हो रही थी। एक लड़की के लिए अपना घर बार छोड़ना कितना मुश्किल होता है, इस बात का अंदाज़ा शायद कोई मर्द कभी नहीं समझ सकता। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और मैं अकेले ही अकेले रो रही थी। मुझे अपना घर और अपने परिवार की बहुत याद सता रही थी। कुछ देर तो मैं यहाँ से वहाँ टहलकर खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके बाद एक खौफ सा मुझ पर हावी हो गया
और मेरे लिए अपने कमरे में रुकना भी मुश्किल हो गया। सर्दियों के दिन थे, लेकिन डर के मारे मेरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। मुझे अपने कमरे की खिड़की पर कुछ साया सा महसूस हो रहा था, जबकि ये खिड़की घर के बगीचे में खुलती थी, और इतनी सर्दी में तो कोई रात के इस वक्त बगीचे में आकर क्या करेगा। मेरी सास और नंद अपने अपने कमरे में थी। मैं फौरन ही अपने कमरे से निकलकर अपनी ननंद के दरवाजे पर पहुंच गई और जोर जोर से उसका दरवाज़ा पीटने लगी। काफ़ी देर बाद उसने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर हैरत से पूछने लगी कि भाभी, आप घर कब वापस आईं? मैं रोते हुए उसके गले लग गई और रोते हुए मैंने कहा, कविता, मुझे अकेले में डर लगता है। मैं अकेले कमरे में बिल्कुल भी नहीं सो सकती। तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो और वहीं पर सो जाओ। मेरी बात सुनकर कविता ने हैरत की नज़रों से मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहने लगी कि भाभी, आप तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह डर रही हैं। यहाँ आइए, आराम से बैठिए। और उसने मुझे पानी पिलाया और कहने लगी, भाभी, आपको तो बहुत पसीना आ रहा है। कुछ नहीं होता, आप आराम से कमरा बंद करके सो जाइए। मैं कविता के आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कुछ वक्त भी उस कमरे में अकेले नहीं गुजार सकती। मुझे अकेले कमरे में बिल्कुल भी नींद नहीं आती। मैंने कविता से कहा कि मैं मजबूर हूँ, तुम प्लीज़ अपना कमरा लॉक करके मेरे कमरे में चलो और मेरे पास ही सो जाना। कविता ने मेरी बात मान ली और वो अपना कमरा बंद करके मेरे कमरे में चली आई। कविता के कमरे में आ जाने से मुझे थोड़ी राहत मिली थी और मैं सुकून से लाइट बंद करके बिस्तर पर लेट गई। कविता भी मुझसे कुछ दूरी पर सोने के लिए लेट चुकी थी। उसने पहले ही कह दिया था कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, इसीलिए रात में मुझे तंग मत करिएगा। उसके पेपर हो रहे थे और वो सवेरे जल्दी उठती थी, इसीलिए मेरे बराबर में लेटते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। थोड़ी देर में मुझे भी नींद आ गई थी, लेकिन अचानक ही नींद में मुझे कुछ ठंडा ठंडा सा एहसास हुआ। डर के मारे मेरी रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। कमरे में हीटर चल रहा था और ऐसे में ठंडक का एहसास कैसे हो सकता था। पहले मैंने सोचा कि मैं कविता को आवाज़ देकर उठा दूं, लेकिन फिर मुझे अजीब सी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। कविता मेरी छोटी ननंद थी। वो मेरे बारे में क्या सोचती कि भाभी इतनी ज़्यादा डरपोक है कि मुझे अपने साथ सुलाने के बावजूद भी वो डर रही है। शर्मिंदगी की वजह से मैंने कविता को आवाज़ नहीं दी, बल्कि अपनी जगह पर ही खामोश लेटी रही। मेरे मन में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे थे। मैं सोचती रही और ना जाने किस वक्त लेटे लेटे मुझे नींद आ गई। मुझे पता ही नहीं चला। सुबह को जब मेरी आंख खुली तो कविता सोफे पर बैठी हुई थी, पढ़ाई कर रही थी और दिन निकल चुका था। मुझे जागता हुआ देखकर कविता कहने लगी कि भाभी, अगर आपको डर ना लग रहा हो तो क्या मैं अपने कमरे में चली जाऊं? मैंने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, चली जाओ, लेकिन हर रात इसी तरह मेरे कमरे में आकर सो जाना। कविता ने एक अफसोस भरी नज़र मुझ पर डाली और अपने कमरे में चली गई। दिन में जब अनिल का फ़ोन आया तो मैंने उसे सारी बात बताई कि रात में डर के मारे परेशान थी। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहने लगे कि हम सालों से इसी बंगले में रह रहे हैं, इसीलिए फ़िक्र की कोई बात नहीं। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुमने भूत देख लिया हो। अनिल मुझसे मिलने के लिए बेकरार थे कि जल्द ही सारा बंदोबस्त हो जाएगा और फिर हम एक साथ होंगे। कुछ देर बातचीत करने के बाद अनिल ने फ़ोन बंद कर दिया था। बाकी का सारा दिन मैं नौकरानियों के पीछे पीछे फिरती रही और अपनी निगरानी में सारे काम करवाती रही। मैं खुद को व्यस्त करना चाहती थी, इसीलिए मैं घर के एक एक काम में दिलचस्पी ले रही थी। मेरे पास करने के लिए कोई और काम था भी नहीं, इसलिए मैंने नौकरानियों का पीछा उठा लिया था और उनसे घर का एक एक कोना साफ करवा रही थी। मुझे अपनी सास पर हैरत हो रही थी, जो सारा दिन टीवी के आगे मगन बैठी रहती थी और उन्हें घर की भी कोई फिक्र नहीं होती थी। अनिल अपने पैसे अपने एक दोस्त के अकाउंट में भेज देते थे और उसी ने हमारे घर के सारे इंतजाम संभाल रखे थे। घर का राशन लाने से लेकर नौकरानियों को पैसे देने तक सब कुछ उसके हाथ में था। शुरू में तो मैं इस बात पर बहुत हैरान थी कि एक गैर आदमी हमारे घर का इंतज़ाम चला रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हो गया था कि अनिल की माँ को ना ही घर के बारे में कुछ मालूम था और ना ही वो उसके काबिल थी कि पैसे संभाल कर रखती और घर चलाती।
वो एक फिजूल खर्च औरत थी। उनके हाथ में जितना पैसा आता वो सब उड़ा देती थी। कविता हर रात मेरे साथ सोने के लिए चली आती, लेकिन जैसे ही मैं लाइट बंद करके सोने लगती मुझे कुछ ठंडा ठंडा सा एहसास होता और इसके बाद मुझे बहुत देर तक नींद भी नहीं आती थी। एक दिन मैंने कविता से हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्या तुम्हें भी रात को ठंडा ठंडा सा एहसास होता है? मेरी बात सुनकर कविता खामोश हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। इतना तो मुझे यकीन था कि मुझे किसी भी तरह का वहम नहीं हुआ था, बल्कि कोई न कोई ऐसी चीज़ ज़रूर थी जिसकी वजह से मुझे ठंडक महसूस होती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खुद ही इस बात की तह तक पहुंचूंगी। अगले दिन जैसे ही कमरे की लाइट बंद करके मैं लेटी तो कुछ ही देर में मुझे दोबारा से कमरे में ठंडक का एहसास हुआ और मैंने हिम्मत करके फौरन ही कमरे की लाइट जला दी। ये देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे सामने जो मंजर था वो होश उड़ा देने वाला ही था। मेरे कमरे की वो खिड़की जो बगीचे की तरफ खुलती थी वो खुली हुई थी और एक साया सा मुझे नज़र आ रहा था। जबकि मुझे अच्छी तरह से याद था मैंने सोने से पहले इस खिड़की को बंद कर दिया था। मैंने फौरन ही बिस्तर पर लेटी हुई अपनी ननंद की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि कविता भी अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मैंने डरते डरते कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो कविता बगीचे में किसी लड़के के साथ खड़ी थी। मैं इतने दिनों से जिसे साया समझकर डर रही थी वो कोई और नहीं, इस लड़के का साया था। कविता की नज़र जैसे ही मेरे चेहरे पर पड़ी तो उसके चेहरे का रंग उतर गया और वो लड़का मुझे देखते ही बगीचे से भाग निकला। कविता उसी खिड़की से वापस आ गई जिस तरह वो कमरे से बाहर गई थी। जो ठंडा ठंडा एहसास मुझे हो रहा था वो उस खिड़की से आने वाली हवाएं थीं जिन्होंने कमरे में मौजूद हीटर की गर्मी को ख़त्म कर दिया था। मैंने कविता के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, कविता ये सब क्या है और वो आधी रात को किस लड़के के साथ थी? कविता ने रोते हुए बताया कि वो मनीष है और वो उससे बहुत मोहब्बत करती है। मनीष उसके स्वर्गवासी पिता के एक करीबी दोस्त का बेटा है, लेकिन मेरे ससुर यानी कविता के पिता के देहांत के बाद ही मेरी सास ने उन लोगों से मेलजोल खत्म कर दिया था। कविता और मनीष बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए वो दोनों अपने रिश्ते को ख़त्म होते बर्दाश्त नहीं कर सके और छुप छुप कर मुलाकातें करने लगे। कविता और मनीष अपनी सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते थे, लेकिन बड़ों के फैसलों की भेंट चढ़ गए। कविता बता रही थी कि कुछ वक्त पहले मेरी सास को कविता की मोहब्बत के बारे में पता चल गया था और उन्होंने कविता को सख्ती से मना कर दिया था कि वो कभी भी मनीष से नहीं मिले और ना ही कभी उसकी शक्ल देखेगी। जब अनिल शहर से बाहर नहीं गए थे, जब मेरी सास के हालात भी बहुत कमज़ोर थे, वो भी सबकी तरह एक आम सी मिडिल क्लास औरत थी। फिर कविता के पिता का देहांत हो गया तो उनके हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो गए। कविता के पिता और अनिल के पिता दोनों में ही बहुत पक्की दोस्ती थी। काम के कुछ सिलसिले को लेकर दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई थी। तभी से ही उनकी दोस्ती में फूट पड़ गई और दोनों परिवारों का मेलजोल भी ख़त्म हो गया। कविता के पिता के मरने के बाद भी मनीष के पिता ने कविता की माँ और उनके बच्चों की कोई मदद नहीं की और ना ही कभी साथ दिया। इस बात से तंग आकर कविता की माँ मनीष के पूरे परिवार से नफरत करने लगी थी। जब उन्हें कविता के बारे में पता चला तभी उन्होंने कविता से साफ इनकार कर दिया था कि कभी भी मनीष के बारे में मत सोचना, वहाँ तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। मेरी सास ने लोगों के घरों का कामकाज किया और अनिल एक एक वक्त में दो नौकरियां करने लगे। अनिल ने दिन रात मेहनत की और नौकरियां करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। किस्मत ने पलटा खाया और अनिल का एडमिशन अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर हो गया। अनिल की मेहनत और लगन को देखते हुए अनिल की यूनिवर्सिटी ने सारा खर्चा उठाया, तो मेरी सास ने भी अनिल को नहीं रोका और हिम्मत करके उन्हें बाहर भेज दिया। अनिल ने अमेरिका में पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरी भी शुरू कर दी और वहीं से मेरे ससुराल के हालात बदलना शुरू हो गए। लेकिन अपने हालातों और दुखों की मारी मेरी सास ने जिस तरह मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया और गुजारा किया, उनकी मेहनत रंग ले आई थी। उन्होंने खुद को हर चीज़ से दूर कर लिया था और कमरे की हद तक ही रहती थी।
वो अपना सारा वक्त टीवी देखने में ही गुजार देती थी। अनिल की डिग्री भी पूरी हुई तो उनको अमेरिका में ही बहुत अच्छी नौकरी लग गई और मेरी सास ने भी उन्हें ये सोचकर वापस नहीं बुलाया कि यहाँ उनके लिए कुछ नहीं रखा है। जो अनिल के रिश्तेदार थे वो भी उनका साथ नहीं देते थे, लेकिन पैसा देखकर वापस आ गए थे। मेरी सास ने किसी को भी दोबारा अपनी जिंदगी में आने की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन इस सब में मनीष और कविता का रिश्ता मिट्टी में मिल गया था। कविता ने मुझे हर एक छोटी से छोटी बात बताई थी और वो मेरे पास बैठी रो रही थी, क्योंकि उसके लिए मनीष के बगैर जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन मेरी सास किसी हाल में भी उसकी और मनीष की शादी नहीं करने वाली थी। अनिल को कविता और मनीष के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सुनकर मैंने कविता से कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं अनिल से बात करूंगी। वो एक पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि पुरानी बातों को लेकर अपने आने वाले कल के फैसले नहीं कर सकते। मैंने कविता को दिलासा देते हुए समझाया। फिर हम दोनों सोने के लिए लेट गए थे। तभी से ही मुझे अनिल के फ़ोन आने का इंतज़ार था। मैं चाहती थी कि उसकी बहन अपनी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ देखे जिन्हें वो बाप के न होने की वजह से नहीं देख पाई। अगले ही दिन मैंने अनिल को फ़ोन पर सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर वो हैरान रह गए, क्योंकि कविता ने कभी उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की थी। अनिल ने मुझे बताया कि मनीष बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है। अनिल जब भी हिंदुस्तान वापस आते हैं वो उनसे मिलने के लिए ज़रूर आता है और पुरानी किसी भी बात का जिक्र हमारे बीच नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि माँ बाप की गलतियों का बोझ उनकी औलाद को भी उठाना पड़े। अगर मनीष और कविता एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो इस रिश्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। मनीष एक मेहनती और खुददार लड़का है और वो कविता को हमेशा खुश रखेगा। अनिल की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। उन्होंने वाकई एक पढ़े लिखे और समझदार भाई होने का सबूत दिया था। वो कह रहे थे कि मेरी माँ लोगों के रवैये और उनके साथ हुई ज्यादतियों की वजह से वो इस तरह से दिखती है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही नर्म दिल इंसान है। उन्होंने कहा वो खुद अपनी माँ से बात करेंगे। उनकी माँ कभी अपने बच्चों की खुशियों के खिलाफ नहीं जाएंगी। कुछ दिनों बाद अनिल ने अपनी माँ को मनीष और कविता के रिश्ते के लिए मना लिया। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी तय हो गई थी और दोनों परिवारों के संबंध दोबारा बन गए थे। मनीष के पिता ने मेरी सास से माफ़ी मांग ली थी और मेरे स्वर्गवासी ससुर और उनके दोस्त के बीच में जो फूट पड़ी थी उसका भी उन्हें एहसास था। अनिल जो 2 साल बाद वापस आने वाले थे वो 6 महीने में ही लौट कर वापस आ गए थे और उन्होंने अपने हाथों से कविता की शादी धूमधाम से की थी। वो मेरा और मेरी सास का वीज़ा अपने साथ में ही लेकर आए थे और अब हम तीनों एक साथ जहाज़ में बैठकर अमेरिका के लिए उड़ान भर रहे थे। कभी कभी मैं सोचती थी कि न जाने मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो अनिल मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए थे। वो एक पढ़े लिखे और काबिल इंसान थे जिनको रिश्तों की कदर करना आता था और मेरे लिए मालो दौलत और पैसे से कहीं ज़्यादा अहम यही बात थी कि अनिल को रिश्ते बहुत अच्छे से निभाने आते थे। जिंदगी बहुत छोटी सी है। कल की बातों को लेकर आज और आने वाले कल के फैसले करना इंसान की बेवकूफ़ी है। जो कुछ बड़ों ने कर दिया उसको बच्चों की जिंदगियों से जोड़ना ये कहाँ का इंसाफ है। ऐसा करने से रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को रिश्तों का एहसास करना सिखाइए और रिश्तों को निभाते रहिए। जो कुछ मुझे भी हर रिश्ते का एहसास उसी वक्त हुआ जब मैं जॉइंट फैमिली से निकलकर उस घर में अकेली हो गई थी। तब जाकर मुझे एहसास हुआ था एकजुट होकर रहने में जो मज़ा है वो अकेले रहने में नहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।